जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग डचों के बारे में जानेंगे। और डच जो हैं कहाँ के रहने वाले थे? नीदरलैंड और हॉलैंड। यहाँ क्या हुआ, एक व्यापारी समूह इकट्ठा हुआ और इन्होंने एक कंपनी की स्थापना कर ली। और ये कंपनी संयुक्त पूंजी के तौर पर बनाई गई थी। और ध्यान रखेंगे लगभग इसमें 65 लाख रुपया था। ठीक, तो 65 लाख की पूंजी से एक कंपनी खोली गई जिस कंपनी का नाम था बेरिंग दे ओस्ट इंडसे कंपनी। बेरिंग दे ओस्ट इंडसे कंपनी। और ये बेरिंग दे ओस्ट इंडसे कंपनी की जब स्थापना हो गई तो ये लोग, ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। फिर उन्होंने क्या किया, ये लोग सीधे कहाँ आए? ये लोग सीधे भारत में आए। और भारत में क्या करते हैं, ये कौन से स्थान पर आते हैं, हल्का सा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका तमिलनाडु, ये पूरा क्षेत्र, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या है, आपकी पुलकट झील। आप लोगों ने मेरी ज्योग्राफी क्लास में पढ़ा होगा कि पुलकट झील किस प्रकार से कहाँ स्थित है, ठीक है ना। तो पुलकट झील, तो यहां पर क्या होता है, एक चंद्रगिरी का राजा है। कहां का? चंद्रगिरी, जो आपके तमिलनाडु के क्षेत्र के आसपास पड़ता है। तमिल, तो तमिलनाडु के क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र है। ठीक, तो वहां का एक राजा है चंद्रगिरी का राजा। तो उससे पुलकट का क्षेत्र पट्टे पर ले लिया जाता है। अब जब पुलकट का क्षेत्र पट्टे पर ले लिया या किराए पर ले लिया, तो उसको किराए पर लेने के बाद वहीं ये कंपनी की स्थापना कर लेते हैं। अब पहली चीज तो ये कि जब कंपनी की स्थापना वहीं करते हैं, कहां पर करते हैं? पुलकट पर, पुलकट क्षेत्र। तो यहीं पर इन्होंने अपना केंद्र बना लिया। क्या बना लिया? केंद्र। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या कि यहीं पर उन्होंने क्या किया था, अपने स्वर्ण सिक्के ढालने शुरू कर दिए थे। और इन स्वर्ण सिक्कों को जहां ढालना शुरू किया, उनका नाम रखा गया पैगोडा। क्या नाम रखा गया? पैगोडा। तो यहां पर सोने के सिक्के ढालने के लिए पैगोडा नामक स्थान का इन्होंने नियुक्त कर लिया। अब डचों का काफी संघर्ष भारत में होता रहा, लेकिन डचों का अस्तित्व भारत में ज्यादा नहीं रह पाया। इन्होंने सबसे ज्यादा व्यापार जो किया था वो कोरोमंडल तट से किया था। ये आपका कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट। इधर भारत के पूर्व में आपका मालाबार, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और भारत के पूर्व में कोरोमंडल, भारत के पश्चिम में मालाबार। तो पश्चिम में क्या है? मालाबार। और पूर्व में क्या है? कोरोमंडल। तो सबसे अधिक व्यापार कोरोमंडल में किया था। और ध्यान रखेंगे सबसे अधिक व्यापार इन्होंने कपड़े का किया था। किसका? कपड़े का। तो कपड़े का आयात और निर्यात सबसे अधिक डचों ने किया। अब यहां क्या होता है कि 1759 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसका नाम है बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध। और बेदरा का जो युद्ध हुआ वो, ध्यान रखेंगे, ये आपका अंग्रेज और डचों के बीच में हुआ। अंग्रेज और डचों के बीच में 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में निर्णय यह हुआ कि डच इस युद्ध को हार गए। और हारने के बाद डचों ने बहुत कुछ खो दिया। और उसको खोने के साथ साथ डच मात्र और मात्र 1795 तक ही भारत में अपना अस्तित्व जमा सके। उसके बाद इनको भारत से जाना पड़ा। तो डचों का अस्तित्व 1602 से स्टार्ट हुआ था और 1795 तक ही टिक पाया। इसको आप नोट कर लीजिए। अब डचों के बाद हम लोग ब्रिटिश के बारे में जानेंगे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किस प्रकार से भारत में आगमन करती है। तो डाल लीजिए हेडिंग, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। स्टूडेंट्स, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो पहले तो मैं आपको एक बता दूं बात कि 1599 ईस्वी में एक व्यक्ति है जॉन मिल्टन हॉल। वो भारत के लिए यात्रा करता है। कहां से? ब्रिटिश से। ठीक, तो पहली बार भारत वह आता है और यहां पर व्यापार करता है। यहां काफी चीजें देखता है कि किस प्रकार से अन्य देशों के लोग यहां पर व्यापार कर रहे हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बात वो ब्रिटिश वहां जाकर, मतलब इंग्लैंड में जाकर क्या करता है कि वहां सभी व्यापारियों को बताता है कि वहां बहुत ही पैसा है, बहुत ही रुपया है, वहां का आयात निर्यात से हम लोग काफी अमीर हो जाएंगे। तो यहां क्या हुआ कि जो व्यापारी थे, तो ध्यान रखेंगे पहली चीज कि
एक ग्रुप है जिसका नाम है मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप, मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप। देखिए मर्चेंट का मतलब होता है जो समुद्र में जो आपका, आपने सुना होगा मर्चेंट नेवी, मर्चेंट नेवी। तो मर्चेंट नेवी का मतलब ये हो गया कि जो भी समुद्र में जहाज वगैरह होते हैं और वहां पर उन जहाज़ों के द्वारा जो भी व्यापार किया जाता है, आयात और निर्यात किया जाता है, उसको हम मर्चेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो मर्चेंट एडवेंचर मतलब खतरनाक, है ना, कुछ खतरनाक कार्य करना, और ग्रुप का मतलब आप जानते हो। तो ये वो लोग थे जो समुद्र में यातायात करते थे और अपना व्यापार करते थे, ठीक। और ये वो लोग भी थे जो लूट मार भी किया करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश की जो महारानी थी उसका नाम था एलिजाबेथ, एलिजाबेथ। तो एलिजाबेथ से इन्होंने एक फरमान पास कराया जिसमें 15 वर्षों के लिए महारानी एलिजाबेथ ने इन व्यापारियों को व्यापार करने की अनुमति दे दी कि आप भारत में जा सकते हैं और 15 वर्षों तक व्यापार कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि 1603 ईस्वी में महारानी की मृत्यु हो गई और उसके बाद जेम्स प्रथम ब्रिटिश सरकार का अगला शासक बना, राजा बना। तो जेम्स प्रथम ने क्या किया कि इन सभी व्यापारियों को आजीवन काल के लिए व्यापार करने की अनुमति दे दी और इसका नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम रखा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इस कंपनी का नाम क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो स्टूडेंट्स हुआ क्या कि जेम्स प्रथम ने क्या किया कि 1605 में एक व्यक्ति को तैयार किया जिसका नाम था विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस। और इस विलियम हॉकिंस को तैयार किया और तैयार करने के बाद इसको भारत में भेजा अपना राजदूत बनाकर, अपना एम्बेसडर बनाकर कि आप जाओ और वहां पर अनुमति लो व्यापार करने की, कि हम यहां पर बहुत सारा रुपया लगाएंगे और व्यापार करेंगे या फिर आयात निर्यात करेंगे, आपको भी बेनिफिट होगा और हमें भी होगा। तो विलियम हॉकिंस 1605 में चलता है और ध्यान रखेंगे कि 1608 में भारत पहुंचता है और 8 में भारत जब पहुंचता है तो वहां का शासक है जहांगीर। कौन शासक है? जहांगीर। तो जहांगीर से मिलता है, लेकिन ध्यान रखेंगे विलियम हॉकिंस कहां उतरा? सूरत के बंदरगाह पर उतरता है, लेकिन जहांगीर से कहां मिलता है? तो जहांगीर से वह आगरा में मिलता है। कहां मिलता है? आगरा में मिलता है। अब जहांगीर इसका स्वागत करता है, लेकिन हुआ क्या कि विलियम हॉकिंस जो यहां व्यापार करने की अनुमति लेने आया था वो व्यापार करने की अनुमति नहीं प्राप्त कर पाया, क्योंकि वो यहां पे पुर्तगाल पहले से बैठे हुए थे। तो पुर्तगालियों ने बहुत ज्यादा विरोध किया, जिस कारण जहांगीर ने इनको कोई भी अनुमति नहीं दी। लेकिन जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को 400 का मनसब दिया। क्या दिया? 400 का मनसब दिया। ध्यान रखेंगे विलियम हॉकिंस ने ही इसको खान की उपाधि दी। क्वेश्चन भी आता है कि खान की उपाधि किसे दी गई? तो खान की उपाधि जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को दी, 400 का मनसब दिया। जो विलियम हॉकिंस भारत आया था उसके जहाज का नाम था हेक्टर। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, काफी बार रिपीट हुआ है पीसीएस के एग्जाम में, ठीक। तो विलियम हॉकिंस के जहाज का नाम हेक्टर। आगे देखें, जो विलियम हॉकिंस है ये आपकी फारसी भाषा का विद्वान था, ठीक। लेकिन ये 1608 से 1611 तक ही भारत में रहा और ये जाते जाते मसूलीपट्टनम में एक अस्थाई कंपनी खोल गया। अस्थाई कंपनी खोल गया। इसके बाद क्या हुआ कि 1615 में फिर जेम्स प्रथम ने एक अन्य व्यक्ति को भारत के लिए भेजा जिसका नाम था सर टॉमस रो। तो सर टॉमस रो बहुत अधिक विद्वान था, ठीक, चतुर भी बहुत था। तो इसने जाते जाते सबसे पहले काम क्या किया, तो आपको एक बात बता दूं, जाते जाते इसने जहांगीर की प्रशंसा कर दी। और किसकी? चित्रकला की। चित्रकला। जब आप किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं तो व्यक्ति निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा, है ना, क्योंकि वो चाहे वो काबिल हो या ना हो, वो सोचेगा कि यार मैं महान हूं, है ना। तो उसने बहुत ही चापलूसी की और उसकी, अब वो था चित्रकला में
इतना महान था या नहीं था ये तो वही जानता है ना। लेकिन इतना तो निश्चित है कि इसने चापलूसी की थी, क्योंकि अंग्रेज तो हमेशा से चालाक रहे हैं। तो सर टॉमस लो ने चित्रकला की प्रशंसा की। तो ये क्वेश्चन काफी बार बनता है कि चित्रकला की प्रशंसा किसने की और किसकी की। तो चित्रकला की प्रशंसा सर टॉमस लो ने जहांगीर की। ठीक, इसी के साथ क्या हुआ कि सर टॉमस लो ने एक यूरोपीय बग्घी दी। यूरोपीय बग्घी किसको दी? जहांगीर को। बग्घी के साथ साथ एक घड़ी भी दी। तो घड़ी और यूरोपीय बग्घी इसको दान में दे दी। अब सर टॉमस लो ने काफी कुछ प्राप्त कर लिया था। क्यों? क्योंकि कह सकते हैं इतनी चापलूसी करने के बाद जहांगीर ने इसको बहुत कुछ दे दिया, व्यापार करने की अनुमति दे दी, और धीरे धीरे भारत में काफी जगह ब्रिटिश कंपनियां खुलना शुरू हो गई। तो यहां ध्यान रखेंगे, सूरत में फैक्ट्री खुल गई, मद्रास में, ठीक है ना, मैं भारत बनाता हूं यहां पर। तो देखिए, मसूलीपट्टनम, मद्रास, ठीक, बंबई, गोवा, तो जगह जगह इनकी कंपनियां खुलने लगी। और ध्यान रखेंगे बंगाल तक, जो आपका कलकत्ता जहां स्थित है फोर्ट विलियम, है ना, तो वहां तक इनकी कंपनियों का अस्तित्व आ गया। मतलब दक्षिण भारत से लेकर हल्का सा पूरी भारत तक ये लोग बढ़ चुके थे। अब क्या हुआ कि इनका लालच इतना बढ़ गया कि ये अब अपनी कंपनियों की किलेबंदी करने लगे। किलेबंदी का मतलब ये हो गया, पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, किलेबंदी का मतलब ये हो गया कि जहां इनकी कंपनी थी वहां इन्होंने किलेबंदी करना शुरू कर दिया, और वहां इन्होंने एक्स्ट्रा सेना लगाना शुरू कर दी। ठीक, मतलब ये जमीनों पर कब्जा करने लगे। और ये बात औरंगजेब को पसंद नहीं आई, क्योंकि औरंगजेब उस समय शासन कर रहा था। ठीक, तो औरंगजेब से पहले हल्की सी एक कहानी और आपको बता दूं मैं कि 1661 ईस्वी में क्या होता है। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन का एक राजा है। कहां का? ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन का जो राजा है उसका नाम है चार्ल्स द्वितीय। तो चार्ल्स द्वितीय की जो शादी होती है वो होती है कैथरीन से। किससे होगी? कैथरीन। और कैथरीन जो राजकुमारी है वो है पुर्तगाल की। ठीक, ब्रिटेन का राजा चार्ल्स द्वितीय, कैथरीन राजकुमारी कहां की है? पुर्तगाल की। तो इनकी शादी होती है, और पुर्तगाल क्या करते हैं? पुर्तगाली ब्रिटेन को या फिर चार्ल्स द्वितीय को दहेज में बंबई देते हैं। किसको देते हैं? बंबई को। अब बंबई दहेज में किसको मिल गई? ब्रिटेन को। और ब्रिटेन करते क्या है कि अंग्रेजों को 10 वार्षिक पाउंड के किराए पर, वार्षिक पाउंड, तो 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ये अंग्रेजों को दे देते हैं। अब अंग्रेजों ने इसको किराए पर ले लिया तो वो उसको किसी भी हिसाब से यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज उनकी हो गई एक तरह से, है ना। तो अंग्रेजों के पास बंबई थी, मद्रास था और बंगाल था। अब धीमे धीमे ये प्रेसिडेंसियों में परिवर्तित होने लगी, मतलब इनका अधिक से अधिक इन पर कब्जा होने लगा। अब हुआ क्या कि 1686 में औरंगजेब के साथ इनका पहला संघर्ष हुआ। औरंगजेब, तो औरंगजेब के साथ इनका पहला संघर्ष हुआ, और जो पहला संघर्ष हुआ अंग्रेजों का वो हुआ हुगली को लेकर। किसको? हुगली। ठीक है, कलकत्ता में जगह है, या फिर कह सकते हैं बंगाल में। तो बंगाल में जगह है हुगली, तो हुगली को लेकर संघर्ष हुआ। क्यों? क्योंकि वहां पर इन्होंने किलेबंदी कर ली थी, अपनी सेना लगा दी थी, या फिर कह सकते हैं जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। जब ये बात औरंगजेब को मालूम पड़ी तो औरंगजेब ने हमला किया और इन सभी सेना को परास्त कर दिया। परास्त करने के बाद अंग्रेजों को वहां से भागना पड़ा, और ये जब भागते हैं तो ध्यान रखेंगे इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। कोई ऑप्शन नहीं था। यहां पर आपका क्या पड़ता है? पूरा पूरा बंगाल की खाड़ी, और यहां आपका द्वीप है जिसका नाम है ज्वर गिरस द्वीप। ज्वर गिरस द्वीप या आपका फीवर द्वीप, फीवर द्वीप, इसी को हम बोलते हैं फुल्टा द्वीप। ठीक है, तो ज्वर ग्रस्त द्वीप या फीवर द्वीप पर इन्होंने अंग्रेजों ने शरण ले ली। जब इन्होंने शरण ले ली तो हुआ क्या कि अब ये लोग भारत में कैसे आए? बहुत समस्या हो गई। लेकिन इनमें एक चालाक अंग्रेज था जिसका नाम था जॉब चार्नोक। जॉब
चारनोक। तो जॉब चारनोक क्या करता है कि औरंगजेब से जाकर उनके चरणों में गिर जाता है कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए कि मुझसे गलती हो गई, हमारी सेना से गलती हो गई, आज के बाद हम ये गलती नहीं दोहराएंगे। आप एक बार हमें मौका दीजिए कि हम अपना व्यापार फिर अच्छे प्रकार से कर सकें, हम किसी भी राजनीति में दखलंदाजी नहीं करेंगे। औरंगजेब दयालु था, दयालु तो नहीं था, लेकिन पता नहीं किस प्रकार से इसने उस बात को मंजूरी दे दी। अब यहां क्या हुआ कि जॉब चारनोक इन सबका नेतृत्व कर रहा था और भारत में फिर दोबारा से पुनः आ गया। अब 1688 ईस्वी में क्या होता है कि जो बंबई है ना, बंबई आपका यहां पड़ता है, तो बंबई से जो लोग हज यात्रा करने जाते थे, उन हज यात्राओं में सभी मुसलमानों को या सभी यात्रियों को बंदी बना लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। और जब अंग्रेजों के द्वारा बंदी बना लिया गया तो ये बात किसको मालूम पड़ी? मुगल बादशाह औरंगजेब को। और औरंगजेब फिर दोबारा से पुनः आक्रमण करता है, किस पर? अंग्रेजों पर। अब फिर अंग्रेजों को फिर दोबारा से भागना पड़ा और इस बार तो औरंगजेब ने साफ कह दिया कि अंग्रेज जितने भी हैं उनको भारत से निष्कासित किया जाए, मतलब कोई भी अंग्रेज भारत में नहीं रहेगा। लेकिन फिर वही हुआ कि इसमें एक व्यक्ति आया, जॉन चाइल्ड। तो जॉन चाइल्ड इनका सूबेदार था, इनका नायक था। इसने क्या किया? इसने फिर वही काम किया, अपनी चालाकी अपनाई और औरंगजेब के चरणों में गिर गया कि सर हम लुट जाएंगे, मर जाएंगे, हमारा तो रोजी रोटी यही है ना, कहाँ जाएंगे हम लोग। फिर दोबारा से औरंगजेब ने इनको माफ किया और ये यहां पर व्यापार करने लगे। अब यहां पर ये लगातार व्यापार कर रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान होगा कि 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो एक भी मुगल बादशाह औरंगजेब की तरह नहीं था, या फिर उनसे पहले वाले शासकों की तरह नहीं था, या कह सकते हैं योग्य नहीं था। अब योग्य नहीं होगा तो नुकसान तो होगा। ठीक, यहां पर क्या हुआ कि 1690 ईस्वी की बात है। ठीक, 1690 में एक जगह है जिसका नाम है सुतनती कालीकता और गोविंदपुरा। ये 90 नहीं है, ये आपका 96 है। ठीक है, 1696 में सुतनती, कालीकता और गोविंदपुरा। यहां का जो जमींदार था वो था इब्राहिम खां। तो जमींदार इब्राहिम खां से इन तीनों की जमींदारी किसने ले ली? इन तीनों की जमींदारी जॉब चारनोक ने ले ली। कहा कि ये गांव हमें मतलब किराए पर दे दीजिए। और जब इन तीनों गांव की जमींदारी मिल गई तो इन तीनों गांव का एक नाम रखा गया, इसका नाम था कलकत्ता। और ध्यान रखेंगे, कलकत्ता का श्रेय किसको जाता है? तो कलकत्ता का श्रेय जॉब चारनोक को जाता है। किन गांव से मिलकर बना? सुतनती, कालीकता और गोविंदपुरा। इसमें नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट ध्यान रखेंगे, 1717 ईस्वी में एक मुगल बादशाह है जिसका नाम है फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर जो मुगल बादशाह है वह एक समय बीमार हो जाता है, और जब ये बीमार हो जाता है तो इसकी बीमारी का इलाज कहीं नहीं मिलता। तो इसके इलाज के लिए एक अंग्रेजों का प्रतिनिधि मंडल इससे मिलने आता है, जिसका जो नेतृत्व कर रहा होता है उसका नाम है जॉन सुरमन। तो जॉन सुरमन के कमेटी में एक व्यक्ति होता है, इसका नाम है डॉक्टर हैमिल्टन। तो डॉक्टर हैमिल्टन फर्रुखसियर को उस बीमारी से ठीक कर देता है और फर्रुखसियर इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब खुशी के कारण ये अंग्रेजों को एक दस्तक पत्र देता है, दस्तक पत्र। और ध्यान रखेंगे, दस्तक पत्र का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हुआ। दस्तक पत्र क्या था तो वो सुनिए। दस्तक पत्र ये था कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह आप आयात और निर्यात करने जा रहे हैं, व्यापार करने जा रहे हैं, तो रास्ते में आपका बिल्कुल कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जैसे आपने देखा होगा कि हम जब कहीं जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारे टोल टैक्स वगैरह पड़ते हैं, हाँ, तो हमें अपना टैक्स चुकाना पड़ता है। लेकिन ये क्या करेंगे, अपना दस्तक पत्र दिखाएंगे और इनको कोई भी टैक्स वहां नहीं देना पड़ेगा आपके बंगाल की तरफ। ठीक, तो इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा होने लगा और इससे क्या हुआ कि अंग्रेज बहुत ज़्यादा डेवलप करने लगे। क्यों? क्योंकि उनकी चीज़ें सस्ती मिलने लगी और जो इंडिया की चीज़ें थी वो आपकी महंगी मिलेंगी, क्योंकि उनका टैक्स लगेगा तो वो तो अपना उस टैक्स को भी उस वस्तु में MRP में लगा के भेजेंगे। ठीक, तो ये नुकसान हमारे भारतीय व्यक्तियों को होने लगा। ठीक, तो इस प्रकार से ब्रिटिश कंपनी ने अपना अस्तित्व भारत में जमा लिया। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं
आगे नेक्स्ट लेक्चर में आप लगातार बने रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।